हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं था, बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि ये जितने भी प्रश्न हैं वो आपके हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था ना, ये नागभट्ट प्रथम थे। तो नागभट्ट प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वंश की जो राजधानी थी ना, ये कन्नौज थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पल्लव वंश की जो राजधानी है ना, ये कहाँ थी। तो देखिए, पल्लवों की जो राजधानी थी ना, ये कांचीपुरम में थी। तो कांचीपुरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पल्लव की जो संस्थापक थे ये कौन थे। तो देखिए, पल्लवों की जो स्थापना है ना, ये सिंह विष्णु के द्वारा जो वो किया गया था। और पल्लव वंश की जो अवधि रहा था, ये 275 ईसा पूर्व से लेकर जो है 897 ईसा पूर्व तक जो है ये माना जाता है। इसके अलावा अगर मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात कर लें, तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी ना, ये पाटलिपुत्र थी। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। और ये जो पाटलिपुत्र था, ये किसके लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए, पाटलिपुत्र जो है अपने व्यापार और माल के निर्यात के लिए जो इसे जाना जाता था। और मौर्य साम्राज्य की जो अवधि थी ना, ये 322 ईसा पूर्व से लेकर जो है 127 ईसा पूर्व तक जो वो माना जाता था। इसके अलावा अगर राजगीर की बात कर ले, तो देखिए, मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी ना, ये राजगीर थी। और मगध साम्राज्य के संस्थापक के बारे में अगर पूछा जाए, तो देखिए, मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे ना, ये आपके राजा बिंबिसार थे। और राजगीर जो है ये किसके लिए जो वो जाना जाता था। तो देखिए, राजगीर अपने शैलकृत गुफाओं, मंदिरों और किलों के लिए जो है ये जाना जाता था। इसके अलावा मगध साम्राज्य का जो है कब से कब तक जो वो अवधि रहा था। तो देखिए, 544 ईसा पूर्व से लेकर जो है 413 ईसा पूर्व तक ये जो आपका राजगीर जो था ना, ये मगध साम्राज्य का जो वो राजधानी रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चेतियागिरी विहार उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, चेतियागिरी विहार उत्सव की बात कर ले, तो ये जो आपका मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के जो है सांची के निवासी हर वर्ष जो है नवंबर में चेतियागिरी विहार उत्सव जो वो मनाते हैं। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि टू स्टेट जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो वो लिखा गया था। तो देखिए, टू स्टेट्स पुस्तक की बात कर ले, तो ये जो आपका चेतन भगत के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो चेतन भगत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा चेतन भगत के द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों की अगर मैं बात कर लूँ, तो देखिए 5 पॉइंट समवन ये पुस्तक जो आपके चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा 1 नाइट एट ऑल कॉल सेंटर ये भी आपका चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये भी आपका चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। रिवॉल्यूशन 2020 ये भी आपके चेतन भगत के द्वारा लिखे गए। इसके अलावा हाफ गर्लफ्रेंड, मेक इन इंडिया ऑसम, वन इंडियन गर्ल, इंडिया पॉजिटिव ये सभी जो पुस्तकें हैं ना, ये आपके चेतन भगत के द्वारा जो है वो लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सीजीआई का जो है वो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, सीजीआई का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सीजीआई का जो है कार्य क्या होता है। तो देखिए, सीजीआई जो होते हैं ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय न्यायपालिका की जो है ये अध्यक्षता करते हैं। और साथ ही साथ भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी जो है ये आपके कार्य करते हैं। और प्रमुख कानूनी मामलों से निपटने वाली संवैधानिक पीठों के मामलों आवंटित करने के जो प्रभारी होते हैं ना, ये आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश जो वो होते हैं।
इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये कौन है, तो ये आपके DY चंद्रचूड़ हैं और ये कितने नंबर के जो है CJI हैं, तो ये आपके 50वें नंबर के जो वो CJI हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर MLA की फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो देखिए MLA का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। MP का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ये आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। CM का अगर पूछा जाए तो ये आपका चीफ मिनिस्टर होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 281 एंड बियॉन्ड, ये जो पुस्तक है ना, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो देखिए 281 एंड बियॉन्ड ये जो आपके BVS लक्ष्मण की जो ऑटोबायोग्राफी है, तो BVS लक्ष्मण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किसे IRDAI यानी भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2022 में जो है IRDAI के जो अध्यक्ष के रूप में जो है ये देवाशीष पांडा को जो वो नियुक्त किया गया है। तो देवाशीष पांडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो नेतृत्व है ना, ये किसने किया था, तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो नेतृत्व है ना, ये एनी बेसेंट के द्वारा जो वो किया गया था। तो एनी बेसेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो देखिए इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे ना, ये आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। यानी इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो वो किया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इंडियन एसोसिएशन के स्थापना के समय जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ कौन जो है वो शामिल थे, तो ये आपके आनंद मोहन बोस भी जो वो शामिल थे। और इस संस्था का जो उद्देश्य था ना, वो लोगों को राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति के लिए जो है हर संभव जो वो प्रयास करना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो वो गलत दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद आपके दिए गए थे अनुच्छेद 50, 39A, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 42 के बारे में जो वो दिया गया था। ये 4 ऑप्शन जो वो आपके दिए गए थे, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना था और बताना था कि इनमें से कौन सा मैच द फॉलोइंग जो वो आपका गलत दिया गया है। तो देखिए अगर अनुच्छेद 50 की बात कर ले तो ये जो आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान जो है ये आपका अनुच्छेद 50 में किया गया है। अनुच्छेद 39A की बात कर ले तो देखिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये जो आपका अनुच्छेद 39A में कहा गया है। अनुच्छेद 45 की बात कर ले तो देखिए सभी बालकों को जो है 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये जो आपका अनुच्छेद 45 में कहा गया है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 42 की बात कर ले तो देखिए काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना, ये जो आपका अनुच्छेद 42 में कहा गया है। तो इनमें से आपका तो सब जो ये तो मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद के बारे में, देख लीजिएगा कि इनमें से आपका जो कौन सा जो था वो आपका गलत जो वो मिलान किया गया था। नेक्स्ट अगर बात कर ले DPSP के बारे में तो देखिए DPSP का जो वर्णन है ना, ये आपके भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है DPSP का वर्णन जो वो किया गया है। और DPSP को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे जो आपका आयरिश यानी आयरलैंड देश के संविधान से जो इसे लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो है राज्य कौन सा था, तो देखिए 2011 की जनगणना में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका बिहार राज्य रहा था। अगर ऑप्शन में आपका बिहार राज्य नहीं दिया गया होगा तो दूसरे में जो सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका राजस्थान राज्य रहा था। तो देखिए अगर ऑप्शन में आपका बिहार दिया गया था तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में आपका बिहार नहीं दिया गया था तो फिर आपका राजस्थान जो वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बिहार में जो आपका महिला साक्षरता दर रहा था ना वो 51 पॉइंट समथिंग जो वो कुछ रहा था, लेकिन राजस्थान का जो महिला साक्षरता दर है वो आपका 52 पॉइंट समथिंग रहा था। इस अकॉर्डिंग बिहार जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले भारत का साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो देखिए 2011 की जनगणना में भारत का जो साक्षरता दर है ना, ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें अगर पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 82.14% रहा था। और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 65.46% रहा था, जिसमें सबसे अधिक साक्षरता दर वाला अगर राज्य पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का ऑलमोस्ट आपका 94% जो है वो लिटरेसी रेट रहा था। उसके बाद अगर राज्य में बात कर ले तो मिजोरम राज्य का जो है दूसरे नंबर पे लिटरेसी रेट रहा था, 91.58% रहा था। ओवरऑल अगर दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाए साक्षरता दर में कौन रहा था तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का रहा था। लक्षद्वीप का जो साक्षरता दर है ना, ये आपका 92.2
0.28% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ओवरऑल सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य भी अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। बिहार का जो साक्षरता दर है ना, ये 63.82% रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो साक्षरता दर है ना, ये कितना प्रतिशत रहा है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का जो लिटरेसी रेट है ना, ये आपका 59% रहा है। तो 59% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट का जो है लिटरेसी रेट कितना परसेंट रहा था, तो ये आपका 66.1% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो है कितना जो है वो जनसंख्या रहा था। तो देखिए पूरे देश की जनसंख्या के प्रतिशत में अनुसूचित जाति का जो आपका प्रतिशत रहा था ना, वो 16.6% रहा था। और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो आपका जनसंख्या का प्रतिशत रहा था, वो आपका 8.6% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये कौन सा है। तो देखिए उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत है ना, ये नंदा देवी है। तो नंदा देवी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोहनजोदड़ो के, यहाँ पे मोहनजोदड़ो ने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपके विशाल यहाँ पर अन्नानागर के बारे में पूछा गया था कि अन्नानागर का जो आकार था ना, वो किस प्रकार का था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके विशाल अन्नानागर थे ना, इसका जो आकार था वो आयतकार था यानी रेक्टेंगुलर शेप का था। तो रेक्टेंगुलर शेप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मोहनजोदड़ो के जो विशाल अन्नानागर का भी जो आकार था ना, वो आयतकार ही था यानी रेक्टेंगुलर शेप का ही था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रथम दक्षिण एशियाई खेल जो है ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए प्रथम दक्षिण एशियाई खेल जो है ये आपका 1984 में नेपाल देश में हुआ था। तो नेपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये तो आप हो गया आपका दक्षिण एशियाई खेल, ये आपका 2024 में कहाँ पर होगा। तो देखिए 2024 में जो आपका दक्षिण एशियाई खेल है ना, ये आपके पाकिस्तान देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये तो हो गए आपके दक्षिण एशियाई खेल के बारे में। अगर एशियाई खेल के बारे में पूछा जाए तो देखिए पहला जो आपका एशियन गेम्स है ना, ये आपके 1951 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका भारत के नई दिल्ली में जो वो आयोजित किया गया था। और अब तक जो है भारत में कितने बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। तो देखिए अब तक भारत में जो है 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। और दूसरी बार भारत में कब जो है एशियाई खेल का आयोजन किया गया था, तो ये आपका 1982 में किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था, तो ये भी आपका भारत के नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर राष्ट्रमंडल खेल की बात कर ले तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत है ना, ये आपके 1930 में हैमिल्टन कनाडा से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत में अब तक जो है कितने बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा चुका है। तो देखिए भारत में अब तक जो है एक बार जो है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन है वो किया जा चुका है। और किस वर्ष किया गया था, तो 2010 में जो है भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है वो किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा हाल ही में जो आपका 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत पदक तालिका में जो है चौथे पायदान पे जो वो रहा था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल का जो है पुराना नाम क्या था। तो देखिए इस खेल को पहले जो है ये आपका ब्रिटिश अंपायर गेम के नाम से जो वो जाना जाता था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गए आपके कॉमनवेल्थ गेम्स। अगर आधुनिक ओलंपिक खेल की बात कर लें तो देखिए आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत है ना, ये आपके 1896 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था, तो ये आपका एथेंस से हुआ था। और भारत जो है पहली बार ओलंपिक में भाग जो वो कब लिया था, तो देखिए जो आपका 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था ना, इसमें पहली बार जो है भारत जो वो पहली बार जो वो भाग लिया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो पिछला ओलंपिक हुआ था ना, यानी 2020 का जो ओलंपिक हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत जो है टोटल 7 पदक जो वो जीता था। और जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल था। इसके अलावा 2024 का जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा, ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ना, ये आपका इटली में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ओलंपिक जो है ये कितने वर्षों के अंतराल में कराया जाता है। तो ये जो आपका 4 वर्षों के अंतराल में जो वो कराया जाता है, यानी
ग्रीष्मकालीन अगर आप 2024 में होगा तो अगला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ना वो आपका 2028 में होगा। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक भी जो है ये आपके 4 वर्षों के अंतराल पर जो है वो आयोजित किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत है ना ये आपका 2018 में हुआ था और इस समय इस खेल का नाम जो है वो खेलो इंडिया स्कूल गेम जो वो हुआ करता था। और 2024 में जो ये गेम है ना ये आपके तमिलनाडु के 4 शहरों में जो वो कराया गया था। जहाँ पर विजेता टीम की बात कर ले तो इसमें जो आपका विजेता रहा है वो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जिसे जो है खेलो इंडिया शीतकालीन गेम भी जो वो कहा जाता है और इसकी जो शुरुआत है ना वो 2020 में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस अनुच्छेद में जो है बाल श्रम का जो वो जिक्र किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 23 में जो है ये बाल श्रम का जो जिक्र है वो किया गया। तो अनुच्छेद 23 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 23 है ना ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो वो सम्मिलित हैं, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत जो है ये आपका एक मौलिक अधिकार है जिसमें अनुच्छेद 23 में तो आपका बाल श्रम का जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 24 में आपका कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कल नल कारखानों इस सब में जो है वो नहीं लगाया जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 24 में जो वो कहा गया है। इसके अलावा अगर मौलिक अधिकार की बात कर ले तो देखिए मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना ये आपके भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो किया गया है। और मौलिक अधिकार को जो ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है तो इसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जिसमें अगर पहले मौलिक अधिकार की बात कर ले तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार के बारे में जो वो बताता है। अनुच्छेद 19 से 22 जो है इसमें आपके स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जो वो बताया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 में जो आपके धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जो वो बताया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 जो है ये आपके अल्पसंख्यक हित के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 32 में जो है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो वो बताया गया है। और वर्तमान में आपके कितने मौलिक अधिकार हैं तो वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। और मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो आपका 7 था। संपत्ति का अधिकार भी जो था वो मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में उसमें संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से जो वो हटा दिया गया है। और वर्तमान में जो आपका संपत्ति का अधिकार है ना ये आपके अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार का दर्जा जो है वो दे दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है कि तेलंगाना से संबंधित साहस पहल जो है ये किस विषय से संबंधित है। तो देखिए तेलंगाना में जो आपका साहस पहल योजना चलाया गया है इसमें जो है महिलाओं को सुरक्षित कार्य तथा लोकेलिटी प्रदान करने के लिए जो ये आपका साहस कार्यक्रम की शुरुआत जो वो किया गया है। तो ये जो आपका पहल है ये किस विषय से संबंधित है तो ये आपके महिला सुरक्षा से संबंधित है। तो महिला सुरक्षा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर तेलंगाना की बात कर ले तो देखिए तेलंगाना राज्य का जो गठन है ना ये आपका 2014 में हुआ था। और किस राज्य से अलग होकर इसका गठन किया गया था तो ये आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो है तेलंगाना जो है 2014 में एक अलग राज्य जो वो बना था। इसके अलावा वर्तमान में अगर मुख्यमंत्री की बात कर ले तो देखिए रेवंत रेड्डी जो है ये आपके तेलंगाना के जो वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और तेलंगाना के त्यौहार की बात कर ले तो देखिए बोनालू, बथुकम्मा, मेडाराम जात्रा ये सभी जो त्यौहार है ना ये आपके तेलंगाना राज्य के जो वो त्यौहार। इसके अलावा तेलंगाना के अन्य योजनाओं की बात कर ले तो देखिए राइतू बंधु योजना जो कि आपका किसानों से संबंधित है। इसके अलावा अन्य योजना की बात कर ले जो कि आपका 2023 में तेलंगाना राज्य में जो एक आपका गृह लक्ष्मी योजना भी जो वो चलाया गया था जो कि कमजोर वर्ग के महिलाओं को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है ये योजना जो आपका चलाया गया था। इसके अलावा एग्जाम में आपका एक लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए लाडली लक्ष्मी और लाडली बहन योजना ये जो आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो वो चलाया गया है। और ये जो आपका योजना ये आपका लड़कियों तथा महिलाओं पर जो है ये आपका लागू होता है। मोह घर योजना के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए मोह घर योजना जो है ये आपके उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसके अलावा एग्जाम में एक टीचर्स के द्वारा पूछा जाता है कि अबुआ आवास योजना ये जो है किसके द्वारा हाल ही में चलाया गया है। तो देखिए अबुआ आवास योजना ये जो आपका हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा जो है इस योजना को जो वो चलाया गया है। पर्वत धारा योजना के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है जो कि आपके जल स्रोत के संरक्षण से संबंधित है। और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के बारे में पूछा जाए तो ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि धमेक स्तूप ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए धमेक स्तूप की बात कर ले तो ये आपका बनारस के सारनाथ में स्थित है। तो सारनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि धमेक स्तूप का जो निर्माण है ना ये अशोक सम्राट अशोक के द्वारा जो वो करवाया गया था। इसके अलावा अन्य स्तूप की बात कर ले तो देखिए केसरिया स्तूप और बराबर की जो गुफा है ना ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। इसके अलावा भीमबेटका का गुफा, बाघ गुफा, उदयगिरी का गुफा ये जो आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अजंता का गुफा, एलोरा का गुफा, एलिफेंटा गुफा और कार्ला गुफा ये जो आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्तूप जो वो क्या होता है। तो देखिए स्तूप की बात कर ले तो ये जो आपका बौद्ध धर्म में सार्वजनिक महत्व के वस्तु यानी जो सामान होते हैं ना उन्हें संरक्षित रखे जाने की जगह जो है ये आपका स्तूप होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है किरण देसाई से संबंधित है, यानी किरण देसाई के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक जो है वो लिखी गई है। तो देखिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये जो पुस्तक है ना ये किरण देसाई के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो देखिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी पुस्तक के लिए जो है किरण देसाई को 2006 में जो है मैन बुकर पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा था कि कुषाण वंश के प्रथम शासक जो ये कौन थे। तो देखिए कुषाण वंश के जो प्रथम शासक थे ना ये कुजुल काफीसेस थे। तो कुजुल काफीसेस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत में सिल्क मार्ग की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका कनिष्क के द्वारा जो वो किया गया था। और भारत में जो आपके 4 बौद्ध जो परिषद हुए थे वो भी आपका जो चौथा जो बौद्ध परिषद हुआ था ना ये कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। गुप्त वंश के संस्थापक की बात कर ले तो ये आपके श्री गुप्त थे। और गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे ना ये आपके विष्णु गुप्त थे। मौर्य वंश के संस्थापक की बात कर ले तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक है ना ये आपके बृहद्रथ थे। इनका नाम मैं आपको लिख देता हूँ। बृहद्रथ जो थे ये आपके मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे। नंद वंश के प्रथम शासक की बात कर ले तो ये आपके महापद्मानंद थे। और अंतिम शासक जो वो धनानंद थे। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक की बात कर ले तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो ये दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे। और अंतिम जो शासक थे ये आपके इब्राहिम लोदी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैं लिखना भूल गया हूँ कि मोहन श्याम शर्मा जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए मोहन श्याम शर्मा की बात कर ले तो ये जो आपका पखावाज से जो वो संबंधित है। तो पखावाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का जो प्रतिशत हिस्सा जो है ये कितना प्रतिशत रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का जो प्रतिशत रहा था ना ये 55% रहा था, यानी 54.6% रहा था, यानी ऑलमोस्ट आपका 55% रहा था। तो 55% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में 55% नहीं दिया गया था, इस प्रकार से दिया गया था 0.55%, 0.56%, इस प्रकार से जो है ऑप्शन जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल कार्यबल में से जो है केवल 0.546% ही जो है कृषि गतिविधियों में जो वो लगे हुए थे। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होना चाहिए वो आपका 0.55% जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 74वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 2023 में, इसके जो है मुख्य अतिथि जो है वो कौन थे। तो देखिए 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो थे ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति यानी इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे वो अब्दुल फतह अल सीसी जो वो मुख्य अतिथि थे। तो अब्दुल फतह अल सीसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2024 की बात कर ले तो 2024 में जो आपका 75वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है इसमें आपके जो मुख्य अतिथि थे ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है ये आपके जो है वो मुख्य अतिथि थे। और भारत में जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 1950 में, इसमें जो है मुख्य अतिथि के तौर पे कौन आए थे तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो जो है ये मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत में संविधान जो ये कब अपनाया गया था। तो देखिए भारत के संविधान को जो है ये आपके 26 नवंबर 1949 को जो वो अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे संविधान को जो है वो लागू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद जो है लाल किला पर झंडा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये किस गेट पर जो है वो पहली बार फहराया गया था। तो ये आपका लाहौरी गेट पर जो है वो पहली बार फहराया गया था।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है ये किस अनुच्छेद के तहत जो है वो किया गया है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है ना ये अनुच्छेद 124 के तहत जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद 124 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले किस एक्ट के तहत किया गया था। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट परतंत्र मतलब कि आज़ादी से पहले जो है भारत में सबसे पहले उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग जो है 1774 में जो है कोलकाता के फोर्ट विलियम पैलेस में जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अपसौर की घटना यानी जो एफेलियन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कि एफेलियन की जो घटना है ना ये कब घटती है। तो देखिए एफेलियन की जो घटना है ना ये प्रतिवर्ष 4 जुलाई को होता है। वहीं अगर उपसौर की बात कर ले यानी पेरिलियन की जो घटना ये कब घटता है। तो देखिए पेरिलियन की जो घटना है ना ये प्रतिवर्ष जो है वो आपका 3 जनवरी को होता है। और उपसौर की घटना घटता क्यों है। तो देखिए इस घटना के परिणाम स्वरूप जो है सूरज अपनी वास्तविक दूरी से जो है पृथ्वी के तुलना में जो वो कम दूरी पर होता है। और किस दिन होता है तो ये आपका 3 जनवरी को होता है। वहीं अगर बात कर ले सूरज अपनी वास्तविक दूरी से पृथ्वी की तुलना में अगर अधिक दूरी पर होगा ना तो ये आपका अपसौर की घटना होगा जो कि आपका 4 जुलाई को होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अक्खम लक्ष्मी का जो संबंध है ना ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए अक्खम लक्ष्मी का जो संबंध है ना ये आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। तो मणिपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मणिपुर में जो है आपके एक कलाकारों का नाम आता है जो कि गुरु बिपिन सिंह का आता है। तो देखिए गुरु बिपिन सिंह का भी जो संबंध है ना ये आपके मणिपुरी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि खुदीराम बोस के साथ उनके सहयोगी कौन थे जो बम फेंकने में जो वो मदद किए थे। तो ये जो आपके साथ देने वाले थे जो थे ये आपके प्रफुल्ल चाकी थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खुदीराम बोस जो है ये शहीद होने वाले जो है ये आपके 1908 में इन्हें जो है फांसी की सज़ा दिया गया था। और ये जो है आपके सबसे कम उम्र की जो है फांसी देने वाले जो है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वित्त आयोग का प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए वित्त आयोग का प्रावधान जो है ये आपके अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो 280 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपका NK सिंह थे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये आपके अरविंद पनगड़िया को जो वो बनाया गया है। और ये जो आपके अरविंद पनगड़िया थे ना ये आपके नीति आयोग के जो है पहले उपाध्यक्ष भी थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वित्त आयोग का जो गठन है ना ये केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा जो है 5 वर्षों के लिए जो वो किया जाता है। और इसमें जो आपके 5 सदस्य होते हैं जिसमें एक जो होता है वो आपके अध्यक्ष होते हैं और 4 जो होते हैं वो आपके अन्य सदस्य होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और राज्य वित्त आयोग का जो गठन है ये आपका राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 243 आई के अकॉर्डिंग जो वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यू श्रीनिवासन का जो संबंध है ये किस वाद्ययंत्र से है। तो देखिए यू श्रीनिवासन की बात कर ले तो इनका जो संबंध है ना ये मैंडोलिन से है। तो मैंडोलिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1907 में मैडम भिखाजी कामा ने जो है ये कहाँ पर झंडा जो है वह फहराई थी। तो देखिए विदेश में पहली बार जो भारतीय झंडा है ना ये मैडम भिखाजी के द्वारा 1907 में जो है जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में जो वो फहराया गया था। तो स्टुअर्टगार्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी। तो ये 1913 में जो वो किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना ये दादा भाई नौरोजी ने जो है लंदन में किया था। और कब किए थे तो ये 1866 में किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1875 में जो है अमेरिका में जो वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसकी जो अवधि है ना ये कब तक रखी गई है। तो देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो अवधि है ना ये आपका 2024 से 25 तक जो वो रखा गया है। तो 2024 से 25 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसे जो 2024 से जो है अगले 5 वर्ष तक यानी 2029 तक जो है इसे जो वो बढ़ा दिया गया है। और ये जो योजना है ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसमें जनता को जो है राशन मुफ्त जो वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा जो 1875 में अमेरिका में जो वो किया गया था। ये जो आप कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से शिवाजी की युद्ध जो है किस मुगल बादशाह के साथ हुआ था। तो देखिए 1660 में, आई थिंक मैं करेक्ट हूँ तो बता देता हूँ कि 1660 में जो है शिवाजी का युद्ध जो है ये आपके औरंगजेब के साथ हुआ था। तो औरंगजेब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शिवाजी की माता का नाम अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इनकी माता का जो नाम था वो जीजाबाई था और पिता का नाम जो था ये शाहजी भोसले था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रतापगढ़ी की लड़ाई के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए प्रतापगढ़ी की जो लड़ाई है ना, ये शिवाजी महाराज तथा अफजल खान के बीच जो वो लड़ा गया था। और ये जो है कहाँ पर लड़ा गया था, तो ये युद्ध जो आपका महाराष्ट्र में जो वो लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। तो देखिए ये जो आपका ग्वाइटर यानी जो ये आपका घेंगा रोग होता है ना, ये आपके आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो घेंगा रोग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सितंबर 2023 से पहले रेलवे के जो है सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये कौन थे। तो देखिए सितंबर 2023 से पहले जो आपके रेलवे के सीईओ थे ना, ये आपके अनिल कुमार लाहोटी थे। तो अनिल कुमार लाहोटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले रेलवे के वर्तमान में आपका अध्यक्ष और सीईओ कौन है। तो देखिए रेलवे के वर्तमान में अध्यक्ष और जो सीईओ है ना, ये आपके जया वर्मा सिन्हा हैं। और ये कब से हैं, तो ये आपके 1 सितंबर 2023 से जो है ये आपके पदभार जो है वो ग्रहण किए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड के जो है आपके पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ जो है वो कौन बनी है। तो देखिए रेलवे बोर्ड के पहली महिला अध्यक्ष और जो सीईओ है ना, ये आपके जया वर्मा सिन्हा बनी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य अगर पूछा जाए कि कौन थी, तो देखिए रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला सदस्य थी ना, ये विजयलक्ष्मी विश्वनाथन थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 20 की बात कर ले तो ये जो आपका अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। तो ये पॉइंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए आर्टिकल 20 में जो आपका कहा गया है कि एक आरोपी व्यक्ति चाहे वह भारत का नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक हो, उसके मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ जो है 3 प्रकार का सुरक्षा जो है वो प्रदान जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 21 की बात कर लें तो देखिए अनुच्छेद 21 के तहत जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी जो है वो प्रदान किया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो वो वंचित नहीं होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 21 में कहा गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बराबर पहाड़ी की जो गुफा है ना, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बराबर पहाड़ी की गुफा जो है ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। और बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका जहानाबाद जिले में स्थित है। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत के संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार, यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय नहीं संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो देखिए भारत के संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार 2023 तक जो है भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य का जो वो दर्जा दिया गया है। तो देखिए संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में जो है टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। वहीं अगर संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो देखिए संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग 6 नृत्य यानी 6 नृत्य को भी जो वो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। यानी संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग टोटल आपके 9 शास्त्रीय नृत्यों को जो वो दर्जा दिया गया है। लेकिन आपका जो है संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग पूछा गया था तो 8 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो पहला आपका भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कथक है जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। थर्ड आपका कथकली है जो कि आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फोर्थ आपका कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा जो है ये आपका ओडिसी जो है ये आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनीअट्टम जो ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है ये आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपके संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग 8 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। और अगर संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 6 यानी 9 शास्त्रीय नृत्य को जो है वो दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जब हुमायूं
1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में जो है कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलीग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, जब ये दोनों युद्ध जो है हारा था हुमायूं, तो उसके बाद जो है ये कौन सा देश जो है वो भाग गया था। तो देखिए ये दोनों युद्ध हारने के बाद हुमायूं जो है ये आपका ईरान जो है वो भाग गया था, तो ईरान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब हुमायूं जो है ईरान भाग गया था तो उसको जो है किसने शरण दी थी। तो देखिए ये जो शरण है ना, ये आपके शाह तहमासप जो कि एक फारसी राजा थे, इनके द्वारा जो वो शरण जो वो दिया गया था। इसके अलावा बात कर ले हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं जो था ये आपका दूसरा मुगल सम्राट था, जिसने भारत में जो है मुगल शासन के दौरान जो है भारत पर शासन भी किया था, और कुछ आंतरिक समस्याओं के कारण जो है ये आपका चौसा और कन्नौज में जो है शेर खान से युद्ध जो वो हार गया था, और ये जो है ईरान भागने के लिए जो वो मजबूर होना पड़ा था। तो ईरान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या को जो वो क्या कहा जाता है। तो देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को जो है ये आपका लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो वो कहा जाता है। तो लिंगानुपात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर रहे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का जो है लिंगानुपात कितना रहा था, तो ये आपका 943 रहा था। वहीं अगर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए तो देखिए सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य रहा था ना, ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 1084 रहा था, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या थी ना, वो आपका 1084 था। इसके अलावा बात कर ले सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा का जो लिंगानुपात है ना, ये आपके 877 रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 17वीं लोकसभा से उड़ीसा में जो है ये कितने सांसद थे। तो देखिए 17वीं लोकसभा में उड़ीसा में जो है आपके 21 लोकसभा जो है वो सदस्य की 21 लोकसभा जो है वो सीट थी। तो 21 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्यसभा की सीट की बात कर ले तो ये आपका 10 राज्यसभा सीट था। वहीं अगर बात कर ले वर्तमान में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री जो वो कौन बने हैं, तो देखिए हाल ही में उड़ीसा के जो नए मुख्यमंत्री है ना, ये मोहन चरण मांझी बने हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए लोकसभा सीट से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि मेघालय में लोकसभा सीट जो है वो कितनी है। तो मेघालय की बात कर ले तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है। इसके अलावा अन्य राज्यों की अगर लोकसभा सीट, असेंबली सीट यानी विधानसभा सीट और राज्यसभा सीट की बात कर ले तो ये क्रम में आप देख सकते हैं, पैरेलल क्रम में जो है यहाँ पर आपका जो है विधानसभा सीट दिया गया, इधर आपका राज्यसभा सीट दिया गया, और फर्स्ट में जो आपका लोकसभा सीट जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो देखिए आंध्र प्रदेश में जो आपका लोकसभा सीटों की जो संख्या वो आपका 25 है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की जो संख्या ये आपका 2 है। असम राज्य में जो आपका लोकसभा सीट की संख्या ये आपका 14 है। बिहार राज्य में जो आपका लोकसभा सीट की जो संख्या है वो आपका 40 है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो यहाँ पर लोकसभा सीट की जो संख्या है ना, ये आपका 11 है। गोवा राज्य में आपका 2 लोकसभा सीट है। गुजरात की बात कर ले तो गुजरात में जो है आपके 26 लोकसभा सीटों की जो वो संख्या है। हरियाणा में आपके 10 लोकसभा सीट है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है। झारखंड में जो आपके 14 लोकसभा सीट है। कर्नाटक में आपके 28 लोकसभा सीट है। केरल की बात कर ले तो यहाँ पर 20 लोकसभा सीट है। मध्य प्रदेश में आपके 29 लोकसभा सीट है। महाराष्ट्र में जो आपके 48 लोकसभा सीट है, जो कि आपका दूसरे नंबर पे जो है ये राज्य आता है, यानी लोकसभा सीट में जो दूसरा नंबर पे राज्य है ये आपका महाराष्ट्र राज्य है। और सबसे ज़्यादा जो लोकसभा का सीट है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो कि 80 लोकसभा सीट है। मणिपुर की बात कर ले तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है। मेघालय में आपके 2 लोकसभा सीट है। इसके अलावा अन्य राज्य की बात कर ले तो मिजोरम में आपका 1 लोकसभा सीट है। नागालैंड में 1, दिल्ली में आपके 7 लोकसभा सीट है। उड़ीसा में आपके 21 लोकसभा सीट है। पुडुचेरी में जो आपका 1 लोकसभा सीट है। पंजाब में आपके 13, राजस्थान में आपके 25 लोकसभा सीट है। सिक्किम में जो आपके 1 लोकसभा सीट है। इसके अलावा अन्य राज्य की बात कर लें तो सिक्किम में आपका 1 लोकसभा सीट है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है। तेलंगाना में आपके 17 लोकसभा सीट है। त्रिपुरा में आपके 2। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीट है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है। जम्मू कश्मीर में जो आपके 5 लोकसभा सीट है। वेस्ट बंगाल में जो आपके 42 लोकसभा सीट है। तो ये सारे राज्यों के लोकसभा सीट को जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स पता करने का जो है फॉर्मूला जो है वो पूछा गया था। तो देखिए BMI का जो सूत्र होता है ना, ये आपके kg पर मीटर स्क्वायर होता है,
जहाँ पर केजी क्या होता है, तो ये आपके व्यक्तियों का जो वजन होता है ना वो किलोग्राम में जो है वो मापा जाता है। और ये जो आपका एम स्क्वायर होता है ना, ये व्यक्तियों की जो हाइट होती है ना वो मीटर वर्ग में जो है वो मापा जाता है। तो केजी पर मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो है बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग वेट को जो है अलग अलग वर्गों में जो है वो डिवाइड किया गया है। जैसे अगर आपका BMI 18.5 से नीचे आता है तो आप जो है अंडर वेट के कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में अगर आपका आता है तो आप नॉर्मल रेंज के कैटेगरी में आते हैं। 25 से लेकर 29.9 के बीच में अगर आपका BMI आता है तो आप जो है ओवरवेट की कैटेगरी में है। तो ये कैटेगरी भी जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि IUPAC नामकरण के अकॉर्डिंग आवर्त सारणी में जो है किस तत्व के परमाणु क्रमांक को जो है सीबोर्गियम नाम जो वो दिया गया है। तो देखिए परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जिसका 106 है ना, इसे जो है सीबोर्गियम का नाम जो है वो दिया गया है। तो 106 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सीबोग्रियम की बात कर ले तो देखिए सीबोग्रियम जो है एक आपका कृत्रिम रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक यानी सिंबल जो होता है ना ये आपका Sg होता है और इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 106 होता है। इसके अलावा सीबोग्रियम का जो नाम है ये किसके नाम पर जो वो दिया गया है, तो इस तत्व का जो नाम है ना ये आपके ग्लेन टी सीबोर्ग के नाम पे जो वो रखा गया था, जो कि आपके क्या थे, तो एक अमेरिकी परमाणु रसायनज्ञ और एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। तो इनका नाम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया। तो देखिए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर ले तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना ये आपके 28 दिसंबर 1885 को जो है बम्बई में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और इसकी जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके A.O. ह्यूम के द्वारा जो है वो किया गया था। और पहला जो अधिवेशन है ये आपका 1885 में जो है बम्बई में आयोजित किया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे ना ये W.C. बनर्जी को जो वो बनाया गया था। दूसरे अधिवेशन की बात कर ले तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है ये आपका 1886 में हुआ था, जो कि आपका कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो है वो दादा भाई नौरोजी को जो है वो बनाया गया था। तीसरे अधिवेशन की बात कर ले तो ये आपका 1887 में जो है मद्रास में आयोजित किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष है ये आपके सैयद बदरुद्दीन तैयबजी को जो है वो बनाया गया था, जो कि आपके कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी जो है वो बने थे। तो सैयद बदरुद्दीन तैयबजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर चौथे अधिवेशन की बात कर ले तो देखिए चौथा अधिवेशन जो है आपका 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। और ये जो आपके इसके जो अध्यक्ष है ये जॉर्ज यूल को बनाया गया था, जो कि आपके कांग्रेस के जो है पहले अंग्रेजी अध्यक्ष जो वो बनाए गए थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष जो है ये किसे बनाया गया था, तो ये जॉर्ज यूल को जो है वो बनाया गया था। 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी जो अध्यक्षता है ना ये रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा जो है वो किया गया था। और इसी अधिवेशन में जो है मैं आपको बता दूं कि इसी अधिवेशन में जो आपका राष्ट्रीय गीत है ना वंदे मातरम पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसी अधिवेशन में जो वो गाया गया। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की जो मांग है ये किस अधिवेशन में किया गया था। तो देखिए भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की जो मांग है ना ये आपके 1899 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा जो है वो किया गया था। और इसी में जो इसकी मांग जो है वो किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि पहली बार गांधी जी जो है कांग्रेस के मंच पर जो वो किस अधिवेशन में आए थे। तो देखिए पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर जो है ये 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दिनसा ई वाचा के द्वारा जो वो किया गया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार गांधी जी जो है कांग्रेस के मंच पर आए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन की बात कर ले तो ये जो आपका हनी और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन से संबंधित है, यानी बागवानी और शहद से संबंधित है। तो बागवानी और शहद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गोल्डन रेवोल्यूशन है ना ये आपका 1991 में शुरू हुआ था और ये जो आपका 2003 तक चला था। इसके अलावा अन्य अगर रिवॉल्यूशन की बात कर ले स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके निरपक तुतज को जो है वो जाना जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति अगर पूछा जाए तो ये आपके जूट उत्पादन से संबंधित है।
इसके अलावा अगर अन्य क्रांति की बात कर ले तो देखिए भूरी क्रांति के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपके चमड़ों और कोको उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति की बात कर ले यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर ले तो ये जो आपका कृषि उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति जो है ये आपका उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है ये आपके प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है ये आपके मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति जो है ये आपके आलू के उत्पादन से संबंधित है। रजत फाइबर क्रांति अगर पूछा जाए तो ये आपके कपास के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अगर पूछा जाए तो ये आपके अंडा के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो ये आपके डेयरी या फिर दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति की बात कर ले तो यह जो आपका तेल बीज उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो ये आपके मछली उत्पादन से संबंधित है। और काली क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है यह आपके पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अमरावती जो स्तूप है ना ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अमरावती स्तूप की बात कर ले तो ये आज जो आपका आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अमरावती स्तूप का जो निर्माण है ना ये अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो इसका निर्माण करवाया था। और ये जो आपका स्तूप है ना ये बुद्ध के जीवन और शिक्षण को स्तूप में इसके बारे में जो वो बताया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था विच बिल या फिर एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ यूरोपियन पर्सन्स बाय इंडियन एंड साउथ इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। यानी भारतीयों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों के परीक्षण और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग के लिए जो है कौन सा विधेयक या फिर अधिनियम जो वो प्रदान किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीयों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों के परीक्षण और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग के लिए जो है आपका इल्बर्ट बिल जो है वो लाया गया था। तो इल्बर्ट बिल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इल्बर्ट बिल को जो है ये किस वासरा के दौरान जो वो पेश किया गया था। तो देखिए इल्बर्ट बिल को जो है 1883 में जो है मार्कोस ऑफ रिफन की वासराशिप के दौरान जो है इसे पेश किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हिंदुस्तानी संगीत के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत के जनक के रूप में जो है ये तानसेन को भी जाना जाता है, अमीर खुसरो को भी जो है वो जाना जाता है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को भी जो है वो जाना जाता है। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया था आई थिंक आपका पंडित विष्णु नारायण भातखंडे दिया गया था। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पहला जो आधुनिक ग्रंथ है ना ये किसने लिखा था। तो देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर जो पहला आधुनिक ग्रंथ है ना ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा ही जो वो लिखा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कर्नाटक संगीत के बारे में अगर पूछा जाए कि कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है तो ये आपके पुरंदर दास को जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पुरुषों के शॉट पुट का जो वजन है ना ये कितना होता है। तो देखिए आप गोला फेंक एक खेल देखे होंगे जिसमें पुरुषों के शॉट पुट का जो वजन होता है ना ये आपके 7.26 किलोग्राम होता है। यानी अगर पाउंड की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका जो गोला फेंक में जो बॉल का जो वजन होता है ना ये 16 पाउंड का होता है। तो आई थिंक आपका ऑप्शन में जो पाउंड में दिया गया था तो 16 पाउंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर किलोग्राम में पूछा जाए तो 7.26 किलोग्राम होता है। इसके अगर व्यास की बात कर ले देखिए जब आप गोला फेंक होता है इसके अगर व्यास यानी डायमीटर की बात कर ले तो देखिए इसका जो डायमीटर होता है ना वो आपका 110 से लेकर 130 मिलीमीटर होता है। यानी इंच में अगर बात कर ले तो 4.3 से लेकर 5.1 इंच का जो ये आपका गोला होता है। वहीं अगर महिलाओं की बात कर ले तो देखिए महिलाओं में जो आपका शॉट पुट का जो वजन होता है ना यानी बॉल का जो वजन होता है ये आपका 4 किलोग्राम यानी पाउंड में बात करें तो 8.82 पाउंड का जो ये आपका बॉल का वजन होता है। वहीं अगर इसके डायमीटर की बात कर ले तो देखिए इनके जो गोला का जो डायमीटर होता है ना वो आपके 95 से लेकर 110 मिलीमीटर होता है। यानी इंच में अगर बात करें तो 3.7 से लेकर 4.3 का इंच का होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बाहू किला ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बाहू किला की बात कर ले तो ये आपका जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में स्थित है। तो जम्मू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बाहू किला है ना, जो कि एक आपका धार्मिक स्थल है और इसके परिसर में जो है हिंदू देवी काली को जो है ये एक समर्पित एक जो है वो मंदिर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इन जनवरी 2023 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। तो यानी जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से जो है किसे भारतीय वायुसेना का जो है नया उप प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जनवरी 2023 नहीं होगा, यहाँ पर फरवरी 2023 में आपके जो भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख जो है ये आपके एयर मार्शल AP सिंह को जो वो नियुक्त किया गया था। तो AP सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो AP सिंह है ये किसका स्थान लिए थे, तो ये आपके एयर मार्शल संदीप सिंह का जो वो स्थान लिए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत जो है कितने रुपए तक का जो वो लोन दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्टार्टअप इंडिया योजना होता क्या है। तो देखिए भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो है 16 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार के द्वारा जो है स्टार्टअप इंडिया योजना जो वो शुरू किया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य था ना वो स्टार्टअप के लिए आसान वित्त पोषण विकल्प प्रदान करना था। और क्योंकि इन संस्थानों को जो है औपचारिक ऋण प्राप्त करने में जो वो कठिनाई हो सकती है, और इस योजना के तहत जो है जो आपके SC और ST महिलाएं होती है ना उनके उद्यमियों को जो है 10 लाख रुपए से लेकर जो है 1 करोड़ रुपए के बीच वित्त पोषण जो वो प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन में अगर आपका 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए दिया गया होगा तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे महत्वपूर्ण लौ अयस्क मैग्नेटाइट का जो 70% है ना ये किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लौ अयस्क जो होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए लौ अयस्क जो आपके 4 प्रकार होते हैं, पहला आपका हेमेटाइट होता है, सेकंड आपका मैग्नेटाइट होता है, थर्ड आपका लिमोनाइट होता है, और फोर्थ जो होता है वो आपका साइडेराइट होता है। तो ये जो आपके लौ अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन इनमें भी जो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है ना ये आपके हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। और मैग्नेटाइट का जो 70% है ना ये सबसे ज़्यादा जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कर्नाटक में जो है 73% जो है ये आपका मैग्नेटाइट जो है वो पाया जाता है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में जो है मैग्नेटाइट पाया जाता है जो कि 14% पाया जाता है। वहीं अगर बात कर ले यहाँ पर हेमेटाइट के बारे में पूछा जाए तो देखिए हेमेटाइट जो है ये उड़ीसा राज्य में जो है आपका 33% सबसे ज़्यादा जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में पाया जाता है जो कि 33% पाया जाता है। उसके बाद आपका झारखंड राज्य में पाया जाता है। झारखंड राज्य में हेमेटाइट जो है लगभग आपका 26% जो है वो पाया जाता है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो है लगभग 18% जो है हेमेटाइट जो है वो पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए डिवीजन ऑफ द ओशियन फ्लोर्स, यानी इनमें से कौन सा महासागरीय तलों का जो है विभाजन जो है वो नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओशियन फ्लोर्स को जो है आपके 4 प्रमुख भागों में जो वो बांटा गया है। और वो 4 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, तो पहला आपका जो है कंटिनेंटल सेल्फ है यानी महाद्वीपीय सेल्फ है। सेकंड आपका जो है कंटिनेंटल स्लोप यानी महाद्वीपीय ढलान है। थर्ड आपका द डीप सी प्लेन यानी गहरे समुद्र का मैदान है। और फोर्थ आपका जो है ओशियानिक डिप्स यानी महासागरीय गहराई है। तो ये 4 महासागरीय तलों को जो है 4 प्रमुख भागों में जो वो बांटा गया है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ना वो कंटिनेंटल डिप्स दिया गया था यानी महाद्वीपीय गहराई दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका महाद्वीपीय गहराई है ना ये आपके महासागरीय तलों का विभाजन नहीं है। तो कंटिनेंटल डीप्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अकॉर्डिंग जो है भारत के केंद्रीय बजट को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो वो निर्दिष्ट जो है वो किया गया है। और ये जो है किसके द्वारा संसद में पेश किया जाता है, तो देखिए बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो वो निर्दिष्ट किया गया है। और ये जो आपका भारत के वित्त मंत्री के द्वारा जो वो पेश किया जाता है। तो वित्त मंत्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान अनुच्छेद 112 के क्लोज 1 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो वो सौंपी जाती है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष व्यय का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ना वो जो है किसके पास रखा जाएगा, तो ये राष्ट्रपति के पास जो वो रखा जाएगा।